देखिए छात्रों, हम लोग भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चालन वाले पाठ में अब तक ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी माध्यम में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना वैद्युत चालन कहलाता है और किसी भी माध्यम के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जो धारा बहती है उसे धारा का घनत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, एक सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं, जिसका चिन्ह आई लेते हैं। और एकांक क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में जो धारा बहती है उसे धारा घनत्व जे कहते हैं, इसका प्रतीक जे लिया है। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात आप पढ़ चुके हैं कि विभिन्न माध्यमों में गैस में किस तरह वैद्युत चालन होता है, द्रवों में वैद्युत चालन कैसे होता है और ठोसों में वैद्युत चालन कैसे होता है। ठोसों में वैद्युत चालन का जो तरीका है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। आप पीछे ये अब तक पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि किसी भी माध्यम में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एकांक आयतन में उनकी संख्या क्या है, उस संख्या को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहते हैं, जिसे n से व्यक्त करते हैं। चूंकि एकांक आयतन में यह संख्या, इसलिए इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन बटे मीटर की घात 3। औसतन ये लगभग 10 की घात 21, 10 की घात 23, 10 की घात 26 के रेंज में रहते हैं विभिन्न पदार्थों में। अब बात आती है कि आपने पीछे पढ़ा था कि कोई भी चालक है, ये सपोज कोई भी पदार्थ है, इसके अंदर तमाम परमाणु होंगे और परमाणुओं के बीच में जो रिक्त जगह होती है उसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। ये हमारे परमाणु हैं। और इनके बीच में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक, हम ये कह सकते हैं ये अनियमित गति करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो जब ये गति करते हैं तो इनकी स्थिति इस तरह की हो जाएगी। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में जब अनियमित गति करेंगे तो ये इधर चलेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो आपस में ये एक दूसरे में टक्कर करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो जब ये गतिशील होंगे तो टकराएंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दो टक्करों के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकराने के बाद मुड़ जाता है और दूसरी दिशा में जाता है। उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन था जो इधर गया, यहाँ टकराया और टकराने के बाद ये यहाँ से मुड़ गया और यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लगा उस टाइम को कहते हैं श्रांत काल। क्योंकि शब्द से भी अर्थ आ रहा है, श्रांत माने शांत, काल माने समय, शांति का समय। तो टक्करों के बीच का जो टाइम पीरियड हुआ जिसमें कोई टक्कर नहीं हुई वो कहलाया श्रांत काल। इसको चिन्ह देते हैं टाउ। अब चूंकि समय है तो मात्रक सेकंड होता है इसका। अब बात कहलाई कि वही दो टक्करों के बीच का जो मार्ग था मुक्त इलेक्ट्रॉन का वो एकदम सरल रेखी होगा, सीधा होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी गति पर, इसलिए उसको कहा गया मुक्त पथ और इसको प्रतीक चिन्ह दे दिया गया लैम्डा। चूंकि दूरी है इसलिए इसको मात्रक दे दिया गया मीटर। अब बात करते हैं कि जब इस प्रकार के किसी चालक को हम किसी विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं, मान लो हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जब जोड़ा तो यहाँ एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। मान लेते हैं इसकी लंबाई L थी, तो इसके अंदर ये सिरा धन था और ये सिरा ऋण था। तो यहाँ पर क्या होगा, धन से ऋण की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, E बराबर V/N। आप जानते हैं
कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, उन पर बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो ये बल की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। पर चूंकि ये तो बिल्कुल परमाणुओं के बीच खाली जगह में चल रहे थे, इसलिए ये तो परमाणुओं से टकराएंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो इसलिए इनका वेग फिर से 0 हो जाएगा। फिर इन पर चूंकि बल लग ही रहा था तो ये फिर से चलना शुरू करेंगे, फिर एक छोटा सा वेग प्राप्त कर पाएंगे। तब तक किसी न किसी परमाणु से, इलेक्ट्रॉन से टकरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे, फिर से इनका वेग 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक निश्चित दिशा में बार बार गति करने का प्रयत्न करते हैं, एक लघु वेग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के प्राप्त वेग को, या कहें इस प्रकार से प्राप्त होने वाले औसत वेग को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए वेग का प्रतीक है v और ड्रिफ्ट का प्रतीक है d, तो इसको bd प्रतीक चिन्ह देते हैं। और ये bd बराबर होता है लगभग लैम्डा बटे टाउ के बराबर। इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई जो आवेश वाहक हैं, ये जब बार बार चलने का प्रयत्न करते हैं तो किसके कारण चलने का प्रयत्न करते हैं? इस बाहरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण चलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये जो वेग है इनको वैद्युत क्षेत्र के कारण मिल रहा है। तो फिर एकांक अगर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कितना वेग मिलेगा, उस मान को हम लोग कहते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता। यहाँ पर एक शब्द लाए हम आवेश वाहक, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हैं, आवेश वाहक, क्योंकि पीछे वाल आप पढ़ चुके हैं कि आवेश वाहक जो है दो तरह के हैं, धनात्मक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं। ऋणात्मक आवेश वाहक को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और धनात्मक आवेश वाहक को हम लोग होल या विवर या कोटर कहते हैं, जो अल्प संख्यक होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति प्रारंभ करेंगे तो इस चालक के अंदर एक धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इसमें धारा बहने लगी है I, इसका क्षेत्रफल है सपोज A, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो है n। तो ये सब आपस में संबंधित होंगे। कैसे संबंधित होंगे? तो हेडिंग बना लिया वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है bd है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में किसी बाउंड्री को तय करके दूसरी ओर जाएंगे। तो कितनी दूरी तय करेंगे? जितना कि उनका वेग bd होगा। यानी 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी हो गई bd, वेग के बराबर हो गई। तो 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय आयतन कितना हो गया? अब चूंकि चालक तो बेलन नुमा है और बेलन का आयतन होता है उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का गुणा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है a, तो ये हो गया a गुणा bd। इतना आयतन तय कर गए इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। आपने पढ़ा कि एकांक आयतन में इनकी संख्या है n, तो फिर हम कह सकते हैं इसलिए 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी बिंदु पर गुजरी संख्या, ये हो गई NABD। तो इसलिए 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरा आवेश हो गया Q बराबर NABB गुणा E। ये तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो गुणा कर दिया तो कुल आवेश आ गया। इसलिए
धारा I बराबर हो गया Q बटे T बराबर NAVD गुणा E बटे T का मान कितना है हमारा 1 सेकंड 1, तो इसलिए I बराबर आ गया NEAVD। आपने पढ़ा था धारा घनत्व, तो उसको भी यही देख लेते हैं। अतः धारा घनत्व हो गया J बराबर I बटे A पढ़ा था, तो NEAVD बटे A से A कट जाएगा और तब आप कह सकते हैं कि J बराबर हो गया NEVD। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं अब तक कि वैद्युत क्षेत्र विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक लघु वेग प्राप्त करते हैं, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब देखते हैं कि अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक है, कल्पना कर ली कि ये कोई चालक है जिसकी लंबाई है L सपोज, और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका घनत्व N है, और इसके सिरों पर हमने एक बैटरी लगाई है जिसके कारण विभवांतर V उत्पन्न कर दिया। तो इसके अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये एक दिशा में चलना शुरू कर दिए और इन्होंने एक वेग प्राप्त कर लिया है जो BD है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपना कोई वेग था जिसके कारण ये अनियमित गति कर रहे थे। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग इनके U1, U2, U3 डॉट 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 UN थे। इनको हमने जैसे ही इस चालक को हमने वैद्युत परिपथ में जोड़ा, एक मिनट यहाँ पर एक और समझ लें बात कि अनियमित गति जरूर कर रहे थे, किंतु इनका जो जोड़ था, सिग्मा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN, ये 0 था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा U इक्वल टू 0 था, औसत 0 था पहले। किंतु जैसे ही हमने इसको वैद्युत परिपथ में लगाया, विभवांतर उत्पन्न किया, तो यहाँ इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो गई E बराबर B बटे L। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगा, F बराबर ये होता है QE। Q का मान स्मॉल e होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है, और E का वैद्युत क्षेत्र E का मान B बटे L रख दिया। आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा तो उसके वेग में वृद्धि होगी, जिसे हम त्वरण कहेंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जो त्वरण था वो बराबर हो गया F बटे M, और ये जो है इसकी दिशा एक ही रहेगी। ठीक, तो F बटे M ये मान रख दिया, तो E बटे M गुणा B बटे L हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यानी कि M यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस त्वरण के कारण दो टक्करों के बीच लगने वाले समय, जिसे श्रांति काल टाउ कह रहे थे, के बाद उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग हो गया नया वेग, श्रांत काल टाउ बाद हो गया B1 बराबर U1 प्लस A टाउ, कॉमा B2 बराबर हो गया U2 प्लस A टाउ। ध्यान देना, A सब पर बराबर लग रहा था, टाउ सबका एवरेजन बराबर था। तो इस तरह हमने इनके नए वेग निकाल लिए, और ये आ जाएगा Bn बराबर UN प्लस A टाउ। अब चूंकि इन सब का जो औसत वेग है उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, तो हमने कहा अतः अनुगमन वेग BD जो है वो होगा B1 प्लस
B2 प्लस डॉट 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 BN बटे एवरेज ले लिया, मान रख दिया, तो BD बराबर आ जाएगा U1 प्लस ए टाउ प्लस U2 प्लस ए टाउ डॉट 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 UN प्लस ए टाउ बटे है। तो BD बराबर हो गया, इनको हम पृथक कर लेते हैं, प्रारंभिक वेग एक जगह कर लेते हैं और ये ए टाउ जोड़ते चले गए कितने बार, n बार, तो n गुणा ए टाउ आ जाता है ये बटे n। ये समीकरण 1 में दिया है आपको, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया तो ये 0 हो गया, तो BD बराबर हो गया 0 प्लस n गुणा ए टाउ बटे n बराबर n बटे n गुणा ए टाउ, n से n कट गया, समीकरण हमने 2 से मान रख दिया तो ये आ गया BD बराबर एक ही जगह पे मान आ गया E बटे M गुणा B बटे L गुणा टाउ। इसको थोड़ा सा अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि BD बराबर E टाउ बटे ML इंटू B, यानी कि यहाँ साफ आ गया इसमें निकल करके कि विभवांतर B का मान अधिक होगा तो BD का मान अधिक हो जाएगा, विभवांतर B का मान कम करोगे BD का मान कम हो जाएगा, अर्थात BD इज प्रोपोर्शनल विभवांतर B हो गया। आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है, विभवांतर और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अब अगर हम धारा और विभवांतर को संबंधित करते हैं तो इसे कहते हैं ओम का नियम, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने पढ़ा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, शब्द है भौतिक अवस्थाएं, अपरिवर्तित, इसका मतलब होता है ताप, दाब, पदार्थ, कोमा आकार, आकार में आता है उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ओम का नियम कहता है कि यदि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रखी जाएं तो किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः समानुपात का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आता है यहाँ पर जो हम R लेते हैं और इस R को ही कहते हैं उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो V बटे I बराबर हो जाता है R। R को यहाँ पे एक नियत राशि है जिसको समानुपात नियतांक कहते हैं और इसी को कहते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध। इसी का मात्रक हम ओम लेते हैं, मात्रक लेते हैं ओम, ओम का प्रतीक है। अब अगर B बटे I नियत है तो B और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न यहाँ पर हमारे स्तर पर यह है कि इसी बात को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के द्वारा प्राप्त करें। आपने पढ़ा है कि I बराबर NeABD होता है, तो फिर BD बराबर आपने पढ़ा है E इंटू टाउ बटे ML इंटू B होता है। तो मान रख देते हैं यहाँ से BD को उठा के हम, इसलिए I बराबर NeA गुणा E टाउ बटे ML इंटू B। इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं तो आप देखेंगे N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, E मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों में लगा समय, M मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक जगह कर लिए। ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये चालक की लंबाई है, गुणा B एक तरफ कर लिए। अब हम लिख सकते हैं कि B बराबर क्या होगा, तो इसको पलट देते हैं M बटे
एन ई वर्ग टाउ एक जगह आ जाता है और एल बट्टे ए एक जगह आ जाता है और आई आ जाता है। अब यहां पर अगर आप देखें कि किसी भी चालक का अगर पदार्थ और टेम्परेचर निश्चित कर दें तो ये नियत हो जाएगा, उसकी लंबाई नियत कर दें और क्षेत्रफल नियत कर दें तो आकार नियत हो जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं ताप व पदार्थ निश्चित होने पर m बट्टे एन ई वर्ग टाउ नियत होगा, ये नियत हो जाएगा। तथा आकार निश्चित होने पर एल बट्टे ए नियत हो जाएगा। तब जब ये नियत हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि B इज प्रोपोर्शनल I। यही तो ओम का नियम है। यहां से एक बात और आ गई कि इसका मतलब ये जो B बटे I था वो R है, इसलिए B बटे I बराबर R बराबर हो गया एन एम बटे एन ई वर्ग टाउ इंटू एल बटे ए। इस पर अब हम जो बात करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे आपसे बात।